अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग का डिफरेंस है वो इतना बड़ा हो गया है कि पाकिस्तान कहीं का नहीं और इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है। सऊदी अरब और कुवैत के इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ $2 बिलियन का हर्जाने का केस किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक, जो कराची की इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंपनी है, उसके सिलसिले में घपले किए हैं। पाकिस्तान का यही होता है कि अपनी जो चीज़ें बेचता है तो वो एक एक चीज़ दो दो तीन तीन लोगों को बेच देता है, फिर बाद में घपले होते हैं। हमें याद है रिकॉर्डिंग के ऊपर भी केस हुए थे इंटरनेशनल कोर्ट में, और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को बेचा, फिर अमेरिका की कंपनी को बेचा, और फिर अलग अलग हिसाब किए। इसी तरह आपको याद होगा कि ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट हुआ था, कोई 15-20 साल हो गए इस बात को। और ईरान ने तो जो गैस फील्ड है वहाँ से लेके पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर तक पाइपलाइन बना ली, और पाकिस्तान को बोला कि अब अपने हिस्से की बनाओ। लेकिन ईरान पे इंटरनेशनल एम्बार्गो था और पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम, तो पाकिस्तान आने बाने करता रहा। दूसरा, उसके पास पैसा भी नहीं कि इतनी लंबी पाइपलाइन बनाए। नतीजा ये निकला कि ईरान भी धमकियां देता रहा कि हम तुम्हें इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटेंगे, और इतना जुर्माना इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान के ऊपर डालना है जितना पाकिस्तान का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं है। तो इस तरह के घपलेबाजियां होती रहती हैं। पाकिस्तान ने अभी सोमालिया के साथ एग्रीमेंट किया है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं वो बगैर वीज़ा के एक दूसरे के कंट्री में जा सकते हैं। तो यही औकात रह गई है सोमालिया, जिसको दुनिया में कोई पूछता नहीं है। यही कंट्रीज पाकिस्तान के लिए रह गए हैं। जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और जितना डोनाल्ड ट्रंप भारत को डराता धमकाता रहा, उतना नरेंद्र मोदी जी ने भारत को आगे लेके गए। देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप जिस कंट्री को धमकियां देता था, फौरन वो कंट्री भाग के पहुंच जाता था डोनाल्ड ट्रंप के पास हाथ पांव जोड़ने के लिए। हमने देखा था कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्टारमर हमारे यूके के सब पहुंच जाते थे। लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी थे जो तकरीबन 1 साल हो गया और ये डराता धमकाता रहता है, और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं इसको, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई कुछ नहीं। और अगर एक इतनी बड़ी पावर के एक पागल प्रेसिडेंट को इग्नोर करो ना, तो उससे बड़ा उसके लिए कोई मतलब जवाब नहीं होता। उसकी झुंझुलाहट बार बार नज़र आती है। कभी 25% टैरिफ डालता है, कभी 50% टैरिफ डालता है, फिर वापस 25% पे आता है। रशिया का तेल नहीं खरीदो, और फिर कुछ नहीं हुआ तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने लगा कि देखो भारत ने रशिया का तेल कम कर दिया खरीदना। लेकिन भारत का रशिया के साथ जितनी ज़रूरत है, भारत इतना तेल मुसलसल ले रहा है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रशिया का तेल ले रहा है तो तुम लोग उसके ऊपर टैरिफ डाल दो। यूरोपियन यूनियन टैरिफ तो क्या डालते, वो आ गए। भारत यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, यूरोपियन यूनियन का सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 3 फोल्ड में होता है। यूरोपियन पार्लियामेंट होती है जिसमें आम आदमी के वोट से यूरोप के 29 कंट्रीज़ के वोटर्स मेंबर इलेक्ट करते हैं, और वो यूरोपियन पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। 1000 के करीब मेंबर हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के। यूरोपियन पार्लियामेंट से जो चीज़ पास होती है, वहाँ से रेजोल्यूशन पास होता है, वो जाता है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन जो है वो ब्यूरोक्रेट्स का एक इदारा है। जैसे कि हमारे नॉर्मल कंट्रीज़ में, भारत वगैरह में क्या होता है कि लोकसभा होती है, लोकसभा से कोई चीज़ पास होती है, फिर राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा से पास होती है, फिर प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए जाती है।
तो यूरोपियन पार्लियामेंट से जो चीज़ पास होती है वो यूरोपियन कमीशन में जाती है। वहाँ पे पूरे यूरोप के सारे कंट्रीज़ के ब्यूरोक्रेट्स बैठ के उस रिजोल्यूशन की आँच पाँच देखते हैं, और फिर इसके बाद उसमें अगर कुछ सही नहीं हो तो वो वापस पार्लियामेंट को भेजते हैं, सही हो तो वो फिर यूरोपियन काउंसिल को भेज देते हैं। यूरोपियन काउंसिल इज़ हाईएस्ट बॉडी। यूरोपियन काउंसिल में क्या होता है कि इन सारे कंट्रीज़ के जो मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन हैं, इनके मिनिस्टर्स बैठ के फिर फाइनली उस चीज़ को एग्री करते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट का कोई मसला है तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स फिर उसको अप्रूव करते हैं। कोई फाइनेंशियल मसला है, कोई फॉरेन अफेयर्स का, इस तरह। तो भारत के साथ ट्रेड डील है ना, वो 20 साल से नेगोशिएशंस में थी। भारत कोई चीज़ जल्दबाजी में करता नहीं है, और अब जाके ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है 20 साल के नेगोशिएशंस के बाद। उसमें भारत को कई एडवांटेजेस हैं। याद रहे कि ये भारत का 8वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है पिछले 5 साल में। इसमें यूरोपियन यूनियन से पहले ये मॉरिशियस से हो चुका है, न्यूजीलैंड से हो चुका है, इमारात से हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया से हो चुका है। यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज़ हैं टेपा, उनके साथ हो चुका था। फिर इसके अलावा इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ हो चुका है, ओमान के साथ हो चुका है। और ये है कि इससे भारत की ट्रेड का, पहले तो हम ये देखें कि भारत की एक्सपोर्ट्स, मेजर एक्सपोर्ट्स किसको हैं। नेदरलैंड्स को 11 बिलियन है, जर्मनी को 10 बिलियन है, बाकी छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज 10 बिलियन है, इटाली 9 बिलियन है, फ्रांस 7 बिलियन है, बेल्जियम 6 बिलियन है, स्लोवेनिया 6 बिलियन, स्पेन 5 बिलियन। जबकि भारत की इंपोर्ट्स हैं ना जो यूरोपियन यूनियन से, वो जर्मनी से 16 बिलियन है। जर्मनी से ज़्यादातर BMW, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ और इस टाइप की चीज़ें हैं। फ्रांस से 7 बिलियन राफेल जहाज़ मेजर है, इटाली से 5 बिलियन वगैरह वगैरह। भारत की टोटल एक्सपोर्ट है ना यूरोपियन यूनियन को, वो 71 बिलियन है, और इंपोर्ट है ना 48 बिलियन है। तो ट्रेड सरप्लस है ना जो भारत का ऑलरेडी 22.5 बिलियन है। अब जाके ये है कि ये ट्रेड वॉल्यूम हद से ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए कि यूरोपियन केमिकल्स पे अब कोई टैरिफ नहीं है। यूरोपियन सर्जिकल टूल्स होते हैं जो मेडिकल उसमें यूज़ होते हैं, उसमें 90% तकरीबन जो टूल्स हैं उस पर कोई टैरिफ नहीं है। ऑप्टिकल टूल्स पे कोई टैरिफ नहीं है। प्लेन और स्पेस एयरक्राफ्ट पे कोई टैरिफ नहीं है। बहुत कम टैरिफ कर दिया है मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स पे। गाड़ियों के ऊपर जो टैरिफ था 110%, वो सिर्फ 10% रह गया है। यानी आप अंदाज़ा करें कि अब ये मेजर जो यूरोप से गाड़ियाँ आती हैं, वो BMW, मर्सिडीज़ वगैरह, वो अब बहुत सस्ती हो जाएंगी भारत में। 500 मिलियन यूरो का सपोर्ट दिया है भारत को, जो क्लाइमेट के हवाले से जो चीज़ें हैं उसके ऊपर। तो अज़ीज़ दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स कह रहे हैं इसको। इस पे तब के डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ये कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है अर्सला, उसको इसने कहा है कि लाइंग, अर्सला ने ये कहा है कि मदर ऑफ ऑल ट्रेडिंग। लेकिन ये है कि डैडी तो इधर बैठा हुआ है व्हाइट हाउस में, और डैडी के लिए अब इन्होंने एक लिटिल मदर लेके आए हैं, और डैडी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। और मतलब आग लगी है पिछवाड़े में तो ये बातें कर रहा है। डेवोस में अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जब अमेरिका बूम करता है तो पूरी दुनिया बूम करती है। तो अर्सला ने कल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हुए ये कहा कि जब इंडिया कामयाब होता है तो दुनिया और स्टेबल हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस वक्त हमने देखा कि अभी लास्ट वीक यूनाइटेड अरब इमारात के प्रेसिडेंट भारत आए थे कुछ घंटों के लिए, और कितना कुछ करके गए। और उस ट्रिप का एक नतीजा ये निकला कि वापस जाते ही इमारात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान ने
पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पाकिस्तान ने प्राइवेटाइजेशन के उसमें इमारात को दिया हुआ था, वो उसने वापस कर दिया और उसने कहा आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। और ये है कि ये पाकिस्तान के लिए एक झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इमारात एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। देखें, इमारात और सऊदी अरब के आपस के झगड़े में चीज़ें बहुत उथल पाथल हो रही हैं, लेकिन जब चीज़ें उथल पाथल होती हैं ना, तो जो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंट्रीज़ होते हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कमज़ोर और भिखारी कंट्री होते हैं उनका बाजा बच जाता है। तो ऐसे ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जो डिफेंस एग्रीमेंट था, कि जब भी सऊदी अरब पे कोई हमला होगा तो वो पाकिस्तान उसकी मदद को जाएगा वगैरह वगैरह। और लोग ये कह रहे थे कि देख लें अब सऊदी अरब और पाकिस्तान एक हो गए, भारत का बाजा बजने वाला है, मिलियंस ऑफ इंडियन जो कि सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनको वापस जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। लेकिन और फिर सऊदी अरब ने ये भी खबर आई कि पाकिस्तान के JF-17 हवाई जहाज़ जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो ख़रीदने में दिलचस्पी, तो उसका भी पोल ये खुला कि सऊदी अरब ने कहा कि इसके $4 बिलियन पाकिस्तान को दिए हुए थे, जो वो पाकिस्तान हर साल रोल ओवर करा लेता था और इस्लामी बिरादर के नाम पे जाके पाकिस्तान इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वो रोल ओवर करा लेता था। तो सऊदी अरब ने कहा चल इसके बदले में ये जहाज़ ले लें। लोगों ने कहा कि देखो JF-17 की कितनी वैल्यू है कि सऊदी अरब ये जहाज़ अब ले रहा है, F-16 और F-35 छोड़ के ये जहाज़ ले रहा है। लेकिन फिर पता चला कि सऊदी अरब ये जहाज़ पाकिस्तान से ले के सूडान और सोमालिया को दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरब को यमन में, सूडान में और सोमालिया में UAE की तरफ से मसला है कि UAE वहाँ पे बागियों को मदद कर रहा है। तो उनको उनकी गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए JF-17 जहाज़ दिए हैं, जिसकी वैल्यू हमें अंदाज़ा होता है कि जब सूडान और सोमालिया जैसे कंट्री जब इस जहाज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इस जहाज़ की वैल्यू क्या है ये हमें अच्छी तरह पता चल जाता है। तो यह है कि UAE और सऊदी अरब के इस झगड़े में पाकिस्तान तो नुकसान उठा रहा है। अब इमारात के जो आए प्रेसिडेंट भारत में, तो एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ और एक दबी दबी खबर निकली कि डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जिसका मतलब ये होगा कि इमारात पे अगर कोई हमला करेगा तो भारत उसकी मदद को जाएगा, और अगर भारत पे कोई हमला करता है तो इमारात उसकी मदद के लिए खड़ा होगा। अब हमें एक चीज़ देखनी होगी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। पहले तो ये कि भारत और इमारात के इस ट्रेड एग्रीमेंट की कोई ऑफिशियल आवाज़ नहीं आई, और भारत के मिलियंस ऑफ लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है भारत रिस्क नहीं लेगा कि सऊदी अरब से भारत के ताल्लुकात ख़राब हों। और इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो ये होती है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो पूरी कोशिश कर रहा है डिफ्यूज़ करने की सिचुएशन को बिटवीन इमारात एंड सऊदी अरबिया। और सऊदी अरब को पता है कि भारत इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री, और भारत का इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है इज़ सच ए ह्यूज टावरिंग फिगर, और वो कोशिश कर रहा है भारत के किसी तरह सऊदी अरब और इमारात का मामला सेटल हो जाए, और भारत इस सिलसिले में कहीं किसी का पार्टनर ना बने, ऐसे कोई सिचुएशन हो। डिफेंस एग्रीमेंट अगर हुआ भी है तो उसमें देखें ये कहीं भी नहीं होने वाला कि सऊदी अरब जो है वो इमारात के ऊपर हमला कर देगा या कुछ है। ये सुनने में आ रहा है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इमारात तोड़ दिया जाए। देखें इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के फादर जो कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ किंग हैं जो सऊदी अरब के, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और वो काफ़ी सालों से नज़र आ रहा है कि ही इज़ एनी टाइम गोइंग टू गो। लेकिन ज़ाहिर है पावर तो सारी मोहम्मद बिन सलमान के पास है, सिर्फ एक किंग वो नहीं है तो वो भी बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इमारात जो है वो एक कंपोजिशन ऑफ 7 डिफरेंट स्टेट्स है। जब ब्रिटिश ने उस रीजन में, सऊदी अरब तो बन गया था कंट्री, लेकिन उस रीजन की जो स्ट्रेटेजिक कंट्रीज थे, जो पार्ट्स थे, उसको अपने कब्जे में रखा था और थोड़ा थोड़ा उनको
आज़ादी देनी शुरू की, जिसमें यूँ समझ लें कि कुवैत को शायद 1962 में दी थी आज़ादी, इसी तरह बहरीन को और कतर को शायद 71 में दी थी। इसी तरह इमारात जो 7 छोटी छोटी स्टेट्स थी ब्रिटेन के कब्ज़े में, उनको यूनाइटेड एक कंट्री के तौर पे आज़ाद किया था, जो यूनाइटेड अरब इमारात बना था, जिसमें अबू धाबी सबसे बड़ा कंट्री, फिर इसके बाद दुबई, फिर शारजा, फुजेरा, उम्मुल कयून, रासुल खैमा, अजमान, ये 7 थे। सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं ना, अजमान, फुजेरा, उम्मुल कयून, रासुल खैमा वगैरह, उनको कन्विंस किया जाए कि तुम लोग अलग हो जाओ इमारात से। देखें, इमारात अगर इन 7 का मिला के पैसा, पावर, ऑयल, इन सब को मिला के देखा जाए ना, तो अबू धाबी के पास 50 to 55% है सब, पावर, पैसा, ऑयल। दुबई के पास 40% समझ लें है, अबू धाबी से थोड़ा कम है दुबई। बाकी जो छोटी छोटी स्टेट हैं, इनको तो ये दोनों मदद करते हैं तो चल रही हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनके अलग होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा इनको। दुबई के मोहम्मद बिन राशिद और अबू धाबी के मोहम्मद बिन जैद, आप ये ना समझिएगा कि मोहम्मद बिन जैद अकेले फैसला कर रहे हैं, इन 7 को मिलकर कर रहे हैं, और इसमें भी मोहम्मद बिन राशिद बिल्कुल ऑन बोर्ड हैं इन एवरीथिंग विथ मोहम्मद बिन जैद। तो सऊदी अरब लाख कोशिश कर ले इसको तोड़ने की। दूसरा कोशिश कर रहा है सऊदी अरब के मोहम्मद बिन जैद को किसी तरह प्रेसिडेंट से हटाया जाए। आपको याद होगा कि कतर का भी मसला हुआ था सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब ने बहुत कोशिशें की थी कि किसी तरह कतर को फारिग करवा दिया जाए और कतर को किसी तरह से इस सारे उसमें से कतर के अमीर को चेंज करा दें, और ये वो कुछ नहीं कर सके। अल जजीरा जो टीवी चैनल है कतर का, उससे सऊदी अरब को मसला था, क्या कर सका सऊदी अरब। अल जजीरा भी चल रहा है, सब कुछ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोशिश है ना कि इमारात तोड़ देंगे, मोहम्मद बिन जैद को हटा देंगे, ये नाकाम होंगी। हमला ज़ाहिर है वो नहीं करेगा इमारात के ऊपर, ना इमारात सऊदी अरब से लड़ेगा, तो उसमें बीच में भारत को घुसने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। एक और चीज़ हमें यहाँ पे ज़रूर देखना होगा कि इमारात जो है ना, वो अरबियन गल्फ कंट्रीज़ में इज़राइल के साथ सबसे क्लोज है। इज़राइल मीन्स अमेरिका, ठीक है। अब अमेरिका का तो ये सभी गुलाम हैं, जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, ये सभी गुलाम हैं। तो लेकिन इमारात आउट ऑफ वे जाके इज़राइल के साथ इतना क्लोज हो गया है। इज़राइल भारत के साथ क्लोज है, तो ये एक अनअनाउंस्ड अलायंस बिटवीन इज़राइल, इमारात एंड भारत है। दूसरी तरफ ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब। अब इसमें सऊदी अरब पता नहीं किस मजबूरी के तहत तुर्की और पाकिस्तान जैसे शैतान मुल्कों में के साथ मिल रहा है, लेकिन वन वे और अदर सऊदी अरब को बहुत जल्द इस अलायंस को ख़त्म करना पड़ेगा। ये भी एक अनअनाउंस्ड अलायंस है, क्योंकि ये एक समझ लें अलायंस ऑफ अनकन्वीनियंट पावर्स, इनके दरमियान कोई चीज़ मैच नहीं खाती। इसमें यह है कि बिल्कुल चलने वाला अलायंस नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। तुर्की की औकात सबको पता है, पाकिस्तान तो है ही किसी खाते में नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर कपड़ा मार मार के दुनिया को दिखा रहे हैं। तो आई थिंक के चीज़ें इतनी जल्दी सेटल नहीं होंगी। तो लेट्स सी क्या होता है। भारत का रोल इसमें बहुत वो है इम्पोर्टेंट। अजीज़ दोस्तों, 26 जनवरी भारत की हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट दिन है। भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी रिपब्लिक ऑफ भारत वजूद में आई थी। हर साल भारत का रिपब्लिक डे पे किसी न किसी इम्पोर्टेंट हेड ऑफ स्टेट को बुलाया जाया जाता है, जैसे
2 बार 2015 में और फिर 2022 में, ये 24 में फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन आए थे, इजिप्ट के अब्दुल फत्ताह सीसी भी आ चुके हैं, इंडोनेशिया के आए हैं। मतलब हर साल कोई ना कोई इम्पोर्टेंट वो आते हैं। और इस साल यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट्स आए और उनके साथ भारत का रिपब्लिक डे मनाया गया। भारत की और इम्पोर्टेंस ये भी है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं भी फरवरी में शायद भारत आऊँगा। कनाडा के साथ भारत के ताल्लुकात जस्टिन ट्रूडो की बेवकूफ़ियों की वजह से ख़राब हुए थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से सुधर गए हैं। कनाडा के कार्नी साहब जो हैं वो भी ऐलान किया है कि मैं मार्च में भारत आऊँगा। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और फिर अरबियन गल्फ की बात करें, ये सब भारत के करीब आ रहे हैं और भारत गेटिंग स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।